नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उपचुनाव में अंडा पॉलिटिक्स देखने को मिलने लगी है। इमरती देवी ने आंगनबाड़ियों में अंडा बांटने की बात कही है। कांग्रेस ने इमरती देवी के बयान पर तंज कस दिया है। बीजेपी इमरती देवी को अंडा बांटने की इजाजत देगी, ये कांग्रेस ने क्वेश्चन मार्क लगाकर सवाल खड़ा किया है। कांग्रेस इमरती देवी के बयान पर अब चुनावी रणनीति जमाती हुई नजर आ रही है और इस बयान को भी सिर्फ चुनावी हथकंडा बता रही है। तो ये कोई पहला मामला नहीं है। आंगनबाड़ियों में अंडे बांटने का मामला राजनीति का हिस्सा रहा है और जब उपचुनाव नजदीक हो और फिर अगर इस तरह की बात निकलकर सामने आए तो फिर इस पर राजनीति होना स्वाभाविक है और वही होती हुई नजर भी आ रही है। तो इमरती देवी के बयान को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने सवाल खड़ा किया है, हमने जब अंडा बांटने की बात की थी तो बीजेपी ने आपत्ति उठाई थी, अब बीजेपी की मंत्री बोल रही है अंडा बांटेंगे। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, अब ये अंडा पॉलिटिक्स क्या वाकई में ग्वालियर के जो उपचुनाव का रण है उसमें कोई रणनीति में खलल डाल पाएगा या फिर उसका कोई सफल परिणाम निकलकर सामने आ पाएगा? देखिए दीपेश, कहीं न कहीं उपचुनाव से पहले अंडा पॉलिटिक्स एक बार फिर दोनों ही पार्टियों के लिए सुर्खियों का केंद्र बन गई है। हम आपको बता दें कि इमरती देवी जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार में महिला बाल विकास मंत्री थी तब उन्होंने आंगनबाड़ियों में कमजोर बच्चों को और जो बच्चे पसंद करते उन बच्चों को अंडा देने की बात कही थी। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए इमरती देवी के इस बयान का और अंडा बांटने का घोर विरोध किया था और यही वजह है कि जब इमरती देवी अब भारतीय जनता पार्टी में आ गई है, कैबिनेट मंत्री है, महिला बाल विकास मंत्रालय का दायित्व है और अब उन्होंने एक बार फिर ये बात कही है कि वो फिर से जो है अंडा बांटने की कवायद जो शुरू करेंगी और आंगनबाड़ियों में जिन बच्चों को पसंद होगा उन्हें अंडा दिया जाएगा। चलिए साथ में रखें। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। अब फिर से इमरती देवी ये कह रही हैं कि आंगनबाड़ी में जिन बच्चों को पसंद है और जो चाहते हैं उन्हें अंडा दिया जाएगा, कैसे देखते हैं इस बयान को? उन्होंने जो है इमरती देवी ने भारतीय जनता पार्टी का जो एक पाखंड का चेहरा था, जो आडंबर ये ओढ़े रहते थे और जिस तरह से विरोध करते थे संडे बाजी का, वो दो मुँहे हैं और कितनी जो है दो मुँही राजनीति करते हैं। जब विपक्ष में होते हैं तो विरोध करते हैं, अब सरकार में होते हैं तो खुद ही चलाने लगते हैं उस कार्यक्रम को। इसकी इन्हें सफाई देनी चाहिए कि इन्होंने जो है, अगर ये योजना इनके दिमाग से सही है तो इन्होंने इस योजना को इतने सालों तक लंबित क्यों रखा और बच्चों को जो है कुपोषित होकर मरने के लिए क्यों छोड़ दिया इन्होंने सड़क पर। इसकी जांच होनी चाहिए और इन भारतीय जनता पार्टी के इन सारे नेताओं के चेहरे जो है जनता के सामने जो है बेनकाब हो गए हैं, जो अभी तक इसका विरोध करते थे और इसके ऊपर इस पे धर्म की आड़ में और उस पर धर्म का मुलम्मा चढ़ाते थे और असलियत आज उनकी सामने आ गई है। जी, तो अब कांग्रेस समर्थन करेगी या नहीं करेगी कि बच्चों को मिलना चाहिए? तो नहीं पहले भी सब कांग्रेस तो पहले भी ये कह रही थी कि जिन्हें अच्छा लगे तो वो ले सकते हैं और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, मोदी सरकार का सर्कुलर है, मोदी सरकार का सुझाव है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इनके कितने चेहरे हैं। केंद्र सरकार से सलाह भेजते हैं कि बच्चों को अंडा दो, उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है और यहाँ पर उसको धर्म का मुद्दा बनाकर ढोंग धतूरे करके जो है आंदोलन करते हैं, विरोध करते हैं और जब फिर सरकार में आ जाते हैं तो खुद लागू कर देते हैं। कितने चेहरे हैं इनके, मुखौटे तो देखो ये रोज कितने चेहरे बदलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरे का असली रूप है ये और इसी रूप से ये पूरे हिंदुस्तान को ठग रहे हैं। पूरा सत्यानाश बिठा दिया इस देश का, इसकी अर्थव्यवस्था का, उसकी सारी संवैधानिक संस्थाओं का, नीतियों का, कायदों का और ये एक उसका एक स्वरूप है। एक तरफ कांग्रेस ये भी कह रही है कि एक राजनीतिक हथकंडा है, अब इसका राजनीति में उपचुनाव के लिहाज से कितना असर दिखाई देगा ये आने वाला वक्त बताएगा। खैर, वक्त का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सुशील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खबर इंदौर से, शिवसेना के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तेजाजी नगर थाना इलाके में बदमाशों ने गोलीबारी है
उमरी खेड़ी गांव में ढाबा संचालित रमेश साहू करते थे। पुरानी रंजिश या फिर लूट की नीयत से हत्या की आशंका जताई जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अफसर मौके पर मौजूद हैं। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल भिजवाया है। तेजाजी नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तो इंदौर से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। शिवसेना के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बदमाश ने गोली मारकर हत्या की है। उमरी खेड़ी गांव में ढाबा संचालित करते हैं रमेश साहू, जिनकी हत्या की गई है और ये शिवसेना के नेता भी हैं। पुरानी रंजिश या फिर लूट की नियत से हत्या की गई है, यह भी स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या अभी तक स्पष्ट हो पाया कि आखिर कौन वो बदमाश थे और किस कारण से हत्या की गई? बिल्कुल, फिलहाल जो पुलिस है वो दो बिंदुओं पे जांच कर रही है, जिसमें एक पुरानी रंजिश है और एक लूट की नियत से हत्या की आशंका पुलिस जता रही है। हालांकि ये ढाबा संचालक थे और ये शिवसेना में पदाधिकारी भी उसमें पहले तक रहे थे, लेकिन इनकी जो गोली मारकर हत्या की गई है, अब तक पुलिस के हाथ कोई सुराग खास नहीं लगा है। पुलिस ये मामले की जल्द से जल्द पटाक्षेप करने की बात जरूर कह रही है। आशंका है कि चूंकि देर रात ये लोग जो बदमाश है वो मौके पर पहुंचे थे और ढाबे पर लूट की नियत से इन्होंने धावा बोला और उसी के चक्कर में उन्होंने गोली मारी। पुलिस पूरे मामले की फिलहाल पड़ताल कर रही है। सब जो है वो पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल फिलहाल भेजा गया है और जो परिजन है वो भी मौके पर मौजूद है। तो तमाम बिंदुओं पर पड़ताल फिलहाल की जा रही है। बिल्कुल शुरुआती ही मामला ही अभी है, तो विवेचना के बाद स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर क्या कारण था और कौन लोग थे जिन्होंने तो यानी कि पुलिस पूरे मामले की अभी जांच पड़ताल में फिलहाल जुटी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। सीधी में नायब तहसीलदार पर जानलेवा हमला करने के मामले में अब देर रात अज्ञात लोगों ने तहसीलदार पर कुल्हाड़ी से हमला किया। इस हमले में पुष्पी तहसील में पदस्थ तहसीलदार गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। आनन फानन में उनको पुष्पी इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी हालत को देखते हुए सीधी रेफर किया गया। तहसीलदार के सिर पर गंभीर चोट आई है। बताया यह जा रहा है कि शराब के नशे में धुत लोगों ने उन पर हमला किया है। तो शायद ये बताया जा रहा है कि दो शख्स शराब पिए हुए थे, जिन्हें रोका टोका गया और उसके बाद फिर उन्होंने तहसीलदार पर हमला कर दिया। तो नियोजित जैसे जिसका कोई ऐसा संकेत रहे कि नहीं ऐसा हुआ है या किसी ने धमकी दी है, तो तब ऐसी बात कुछ थी नहीं। तो ये ऑल ऑफ ए सडन ये हुआ है। तो स्वास्थ्य कैसा है, कैसी हालत है? उनकी हालत तो गंभीर है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, क्या उन अज्ञात लोगों के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है और फिलहाल तहसीलदार की तबीयत कैसी? लगातार जो जब से तहसीलदार के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ है तब से प्रशासनिक महकमे में तो हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन जो सीधी पुलिस है वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकी है कि कौन आरोपी हैं जो आरोपियों ने तहसीलदार पर प्राणघातक हमला किया है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि चूंकि कुसमी की बात है, कुसमी में तहसीलदार लंबे अरसे से पदस्थ थे, लेकिन जिस तरह से पूरे लॉकडाउन में उन्होंने अपनी सेवाएं दी, इसके बाद जिस तरह से उन पर हमला हुआ तो प्रशासनिक अधिकारी जो वहाँ मौजूद थे, पुलिस अधिकारी, तो अभी गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं कि आरोपी कौन है कैसे। जबकि कलेक्टर साहब ने एक इशारा किया था कि दो आरोपी थे जिन्होंने शराब के नशे पे थे, उनको वहां पहुंचे हुए थे, तो उनसे तहसीलदार की थोड़ी सी बहस भी हुई थी जो शराब के नशे में थे। इसके कुछ ही मिनट बाद तहसीलदार के ऊपर प्राणघातक हमला हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब तक पुलिस कुछ भी कर नहीं पाई है। आरोपियों की पुलिस की गिरफ्त से आरोपी बाहर हैं, ये बड़ा सवाल उठता है। हालांकि जो तहसीलदार की तबीयत की बात करूं, उनका रीवा में उपचार चल रहा है। देखिए, अभी उनका रीवा में उपचार चल रहा है और अभी जो हालत है उनकी तो नाजुक बताई जा रही है। अभी उनका 7 बजे सुबह ही ऑपरेशन हुआ है। अब इसके बाद ही आगे क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी। ये जो हमला हुआ, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है कि आखिर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है और फिर अब तक अपराधी जो है वो पुलिस गिरफ्त से बाहर क्यों है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में बारिश, बाढ़ और बर्बादी के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान तूफानी दौरा कर रहे हैं। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान शाहगंज का दौरा कर रहे हैं। कल सीएम देवास पहुंचे थे। इस दौरान सीएम ने नेमावर गांव में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की थी और बारिश की वजह से बर्बाद हुई फसलों को भी
उन्होंने देखा था। इस मौके पर सीएम ने लोगों की हर संभव मदद करने की बात कही है। साथ ही किसानों को फसल बीमा योजना के तहत फसलों के नुकसान की भरपाई करने की बात भी कही है। तो बाढ़, बारिश और बर्बादी के बाद की जो स्थितियां प्रदेश में देखने को मिल रही है, जो बाढ़ प्रभावित जिले और गांव थे, उन गांव के उन जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच रहे हैं और जायजा ले रहे हैं। किस तरह की स्थितियां हैं उनको समझ रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां कितना नुकसान हुआ है और किस तरह से उसे पूरा किया जाए। तो आज भी सीएम दौरे पर रहने वाले हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, क्या ताजा जानकारी, कब तक सीएम निकलने वाले हैं और फिर किन किन क्षेत्रों में आज सीएम पहुंचेंगे? बिल्कुल दीपेश, लगातार सीएम का तूफानी दौरा जारी है। तूफानी इसलिए क्योंकि वो एक साथ कई जिलों में जा रहे हैं, वहाँ लोगों से मिल रहे हैं और बाढ़ की स्थिति से अब कितना कुछ बदलाव हो चुका है वो समझने की वो कोशिश कर रहे हैं। लगातार जनता के साथ उनका 1-to-1 इंटरेक्शन हो रहा है। आज भी सीहोर जिले के शाहगंज में वो जाएंगे और वहाँ पर लोगों से मिलेंगे। लगातार लोगों से ये जानने की वो कोशिश कर रहे हैं कि कितने हालात बदल चुके हैं, जहां पर उन्हें शिफ्ट किया गया है राहत में देने में कहीं कोई कसर तो नहीं छूटी हुई है। जो उन्हें सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा उन्हें मिल रही है या नहीं मिल रही है, और किस तरीके से, जैसा कि सीएम पहले ही बोल चुके हैं कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में वो लोगों से जाकर के एक से एक 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगे और साथ ही साथ हर एक घर का सर्वे किया जाएगा। इसके साथ ही जो किसानों की फसल बर्बाद हुई है उसका भी सर्वे करके उसका मुआवजा देने की भी बात सीएम ने कही है। यानी कि कुल मिलाकर के प्रदेश की जो जनता है उन्हें किसी बात की असुविधा ना हो, खासकर वो जो इस बाढ़ से काफ़ी खासा प्रभावित हुए हैं, जिनके घर परिवार में दुख भरा आलम है, उसे किस तरीके से सुधारा जाए, इस बात पर पूरी मॉनिटरिंग खुद सीएम कर रहे हैं। यही वजह है कि खुद जा करके वो जगह की स्थिति की पूरी जानकारी ले रहे हैं, लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, मौका मुआयना कर रखे हैं कि कहां कितना नुकसान हुआ है और फिर भरपाई किस तरह से हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। खबर भोपाल से। अवैध कॉलोनियों और बिल्डरों के खिलाफ दिग्विजय सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कई सवाल उठाए हैं। 15 साल में सरकारी जमीनें खरीदी में हुई हेराफेरी, जमीनों के हेराफेरी से जुड़ी कहानियां उजागर करने का ऐलान किया। जमीनों के मामले पर रिसर्च कर खुलासा करने का उन्होंने ऐलान किया है। कोलार में बिल्डर की जो है बनाई हुई जो दीवार के गिरने पर मौत का मामला सामने आया था। तो ये तमाम चीजें हैं जो दिग्विजय सिंह अब खड़ी कर रहे हैं, सवाल इन पर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। 3 सितंबर को कोलार थाने में संबंधित बिल्डर के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, ये भी उन्होंने स्पष्ट किया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर भोपाल से। नर्मदा पाइपलाइन फूटने की वजह से पानी की किल्लत अब भोपाल वासियों को उठानी पड़ेगी। 8 लाख आबादी को पानी सप्लाई नहीं हो सकेगा। बावड़िया खैला ब्रिज के पास पाइपलाइन में लीकेज हो चुका है। BITS के साइकिल ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा है। 1100 मिलीमीटर की जो पाइपलाइन है वो फूट चुकी है, जिसकी वजह से अब भोपाल वासियों को पानी की थोड़ी सी किल्लत महसूस होगी। के पास जो नर्मदा लाइन प्रोजेक्ट बिछा हुआ है उसमें कल रात लीकेज आ गया था, जिसकी वजह से 1100 मिलीमीटर पानी की बर्बादी हो गई है और आज 8 लाख जनता इससे प्रभावित होगी, क्योंकि उनके घर पर पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। क्या स्थिति है वो सीधा हम तस्वीरों में ही आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पानी कल रात में कुछ ज़्यादा ही जमा हो गया था, लेकिन निगम की टीम ने आकर के पानी को निकालने का काम किया। स्थिति कल ये थी कि लोगों के घर तक में पानी घुस गया था और लोगों को अब पीने का या नहाने का पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। पाइप को फिर से सुधारने का काम किया जा रहा है, क्योंकि शहर के कई एक इलाकों में, कई एक क्षेत्रों में, कई एक बस्तियों में, कॉलोनियों में इसी पाइपलाइन से पानी सप्लाई होता है और इस पाइपलाइन की वजह से जो पानी बहा है उससे लोगों के घर में भी पहुंचा है और साथ ही साथ जो यहाँ पर रेलवे
साइकिल का ट्रैक बना था वो भी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हुआ है, क्योंकि उसको भी पूरी तरीके से पाइपलाइन को सुधारने के लिए जो गड्ढे खोदे गए हैं वो भी कहीं ना कहीं, इसको हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गड्ढे खोदे गए हैं और इसे रिकवर किया जा रहा है। बड़ी क्षेत्र की आबादी को पानी सप्लाई होता है, लेकिन ये पानी अब सप्लाई कब तक हो पाएगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन निगम की टीम कल से अलर्ट मोड पर है और अभी आज सुबह तक इसे दुरुस्त किया जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी समस्या का निपटारा हो सके। कैमरा पर्सन मोहसिन खान के साथ पूजा माथुर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, भोपाल। एक तरफ बाढ़ से बने हालात और नुकसान का सीएम जायजा ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ सिवनी में तेज बहाव में पुल के गिर जाने के मामले में कार्रवाई हुई है। जल संसाधन विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर जेपी मेहरा को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा पीएचई विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर एसके अग्रवाल को भी सस्पेंड कर दिया गया है। पुल के गिर जाने पर सीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए थे। इस आदेश के बाद अब कार्रवाई देखने को मिली है। बैतूल के भीमपुर ब्लॉक में प्रधानमंत्री जन धन योजना के हजारों एटीएम कार्ड 5 बोरियों में भरकर नदी में बहाए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये सभी कार्ड भीमपुर की सेंट्रल बैंक ब्रांच के हैं। इन सभी कार्डों को उपभोक्ताओं तक समय पर पहुंचाया नहीं गया। इनकी वैधता खत्म हो चुकी थी। नियमों के अनुसार बिना वैधता वाले एटीएम कार्डों को एक निश्चित प्रक्रिया के तहत डिस्पोज किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया और कार्डों को कचरे की तरह नदी में बहा दिया गया। सेंट्रल बैंक भीमपुर ब्रांच को सूचना मिलने के बाद ब्रांच मैनेजर से पूछताछ जारी है। राम के नाम पर वोट, सागर उपचुनाव से पहले रामशिला यात्रा निकाली जाएगी। आज से सुर्खी के गांव से शुरू होगी ये रामशिला यात्रा। राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत इसका पूजन करेंगे। सागर में 10:30 बजे वे रामशिला पूजन करने वाले हैं। रामशिला यात्रा के लिए 5 रथ तैयार किए गए हैं। यात्रा के बाद रामशिलाएं अयोध्या जाएंगी। तो सागर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रामशिलाओं के जरिए अब एक नया माहौल बनाने की तैयारी है। इन रामशिलाओं को तो अयोध्या पहुंचाया जाएगा भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए, लेकिन इससे विधानसभा के उपचुनाव में कितना लाभ मिल सकता है इसकी भी बसाहट देखने को मिल रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रचित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रचित, क्या ताजा जानकारी, किस तरह से इसका इस्तेमाल चुनावी फायदा उठाने में किया जा सकता है? जी दीपेश, देखा जाए तो तुर्की विधानसभा चुनाव में अभी उपचुनाव हैं। इसको लेकर बीजेपी पूरी तैयारियों में जुट चुकी है। जहां बीजेपी पहले सेक्टर सम्मेलन कर रही थी, तो अब रामशिला यात्रा की आज से शुरुआत की जा रही है। प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री सागर में 10:30 बजे रामशिला यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इस यात्रा में 5 रथ बनाए गए हैं जो तुर्की विधानसभा के विभिन्न गांव में जाएंगे, पूजन की जाएगी और लोगों का एक प्रकार से बीजेपी के उपचुनाव के पहले राम के नाम पर समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है। दीपेश, चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रचित इस तमाम जानकारी के लिए। तो राम के नाम पर समर्थन जुटाने की कोशिश यहां पर अब शुरू होती हुई नजर आ रही है और अब देखना होगा ये कोशिश कितनी सफल होती है, कितनी कारगर साबित होती है। उपचुनाव से पहले ये रामशिला यात्रा निकाली जा रही है। खबर भोपाल से, सीएम आज कलेक्टर और कमिश्नर के साथ बैठक करने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी। शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होने वाली है। बाढ़ के बाद के हालात और कोरोना पर चर्चा की जाएगी। शाम 7:30 बजे जीएसटी को लेकर भी बैठक वे करने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, चाहे बाढ़ के हालात को या फिर कोरोना का मामला हो या फिर जीएसटी को लेकर, ये तमाम ऐसे मसले हैं जिन पर बैठक आज सीएम करने वाले हैं। तो भोपाल में सीएम आज कलेक्टर और कमिश्नर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे और इस मीटिंग में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होनी है। और
ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, क्या ताजा जानकारी, कौन कौन से बिंदुओं पर बातचीत इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होनी है? बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बेहद व्यस्त कार्यक्रम है। सुबह 11:30 बजे वो शाहगंज के दौरे पर जाएंगे, जहां पर जो बाढ़ के बाद के हालात हैं उनका जायजा लेंगे, वहां पीड़ित लोगों से मुलाकात करेंगे। शाहगंज से भोपाल लौटने के बाद शाम को उनकी 2 महत्वपूर्ण बैठकें हैं। एक 4 बजे जिस बैठक के बारे में अब जिक्र कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जो कलेक्टर और कमिश्नर्स हैं उनके साथ में मुख्यमंत्री बैठक करेंगे और इस बैठक में जो जायजा मुख्यमंत्री ने लिया है बाढ़ का, चाहे फिर वो हवाई सर्वे के दौरान हो या फिर सड़क के रास्ते या फिर खेतों में जाकर, उसकी जो स्थिति है और उनके बाद के जो हालात हैं उसमें कैसे पीड़ितों को मुआवजा देना है या पीड़ितों को मदद पहुंचानी है, इस पर वो बातचीत करेंगे कलेक्टर कमिश्नर के साथ। और इसके बाद शाम को 7:30 बजे एक जीएसटी कंपनसेशन सेस के संबंध में बैठक है, जिसमें मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ में चर्चा करेंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। उज्जैन महाकाल के ज्योतिर्लिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं। श्रद्धालुओं को शिवलिंग रगड़ने की इजाजत नहीं होगी, पुजारियों की रोकने की जिम्मेदारी होगी। यह भी तय किया गया है मंदिर की परंपरागत पूजा में अब इजाजत होगी। सीमित मात्रा में सिर्फ शुद्ध दूध चढ़ाने की इजाजत मिली है। गर्भगृह के अंदर पूजा की 24 घंटे रिकॉर्डिंग को 500 मीटर के दायरे में अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। अगले साल जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई फिर करेगा। भोपाल में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना के 209 नए मरीज मिले हैं। 209 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें, लगातार कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है, संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि एक के बाद एक नए रिकॉर्ड अब बनते जा रहे हैं। रिकॉर्ड इस लिहाज से बन रखे हैं कि आज इतने मरीज पॉजिटिव मिले, आज इतने मरीज पॉजिटिव मिले, इस तरह के नए नए आंकड़े निकलकर सामने आ रखे हैं। आज 209 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद अब सावधानी और सचेत रहने के साथ साथ जिम्मेदारियां और बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 1884 नए मरीज मिले हैं। 578 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 10 लोगों की मौत भी कोरोना की वजह से हो चुकी है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 33,000 के पार पहुंच चुकी है। तो छत्तीसगढ़ में भी लगातार कोरोना विकराल रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है।